आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर जो कंटेंट हैं वो हैं जी, एक है इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन और दूसरा है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने कहा कि आपने इस लेक्चर को बहुत तवज्जो के साथ सुनना है। अब ये इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन जो है ये एक मुख्तसर सा आर्टिकल है। मैं अपने पिछले लेक्चर में इसके केसेस एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको जो है आपको जो है गाइड कर दूँ इस हवाले से भी। अब देखें जी, हमारे पास कोलिजन जो है ये होता है दो तरह का, एक को बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन और दूसरे को बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इलास्टिक कोलिजन है ये आइडियल केस है और जो हमारे पास इनइलास्टिक कोलिजन है ये प्रैक्टिकल केस है। अब इलास्टिक कोलिजन की एक ऐसी टाइप है कि जिसके अंदर मोमेंटम भी कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है और टोटल एनर्जी भी कंजर्व होती है। मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक ऐसी कोलिजन के जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो, ये बुक में लिखा हुआ है कि इन आइडियल केस व्हेन नो काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, ठीक है। जबकि जो हमारे पास इनइलास्टिक कोलिजन है यहाँ पे सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होता है और टोटल एनर्जी कंजर्व होती है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं होती, ये याद रखिएगा। अब यही बात है कि बुक में फिर बड़े वाज़ेह अल्फाज में एक बात लिखी हुई है और ये चीज़ MCQ में भी आ सकती है। वो बात ये है कि हर कोलिजन के अंदर, चाहे वो इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, उसमें मोमेंटम और टोटल एनर्जी लाजमी कंजर्व होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सिर्फ कंजर्व होगी किसके अंदर, इलास्टिक कोलिजन में। अब ये देखें जी, ये हमने क्या किया है, अब हमने रिलेटिव वेलोसिटीज मालूम करनी है। ये आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका एक का मास m1 दूसरे का m2, ये किसी वेलोसिटी v1 से मूव कर रहे हैं, किसी वेलोसिटी v2 से मूव कर रहे हैं, ये आपस में टकरा गए। अब टकराने के बाद क्या होता है, टकराने के बाद इनकी वेलोसिटीज में चेंज आएगा। तो अब इसकी वेलोसिटी होगी है v1 डैश, इसकी वेलोसिटी होगी है v2 डैश। अब आपने इन वेलोसिटीज की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इन वेलोसिटीज को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटीज। तो इनके फार्मूले आपने याद रखने हैं, ये आपके सामने लिखे हुए हैं कि v1 डैश इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v1, ठीक है, इसको ऐसे लिख लें बेशक, और प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v2। सेम इसी तरह v2 डैश है 2m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v1, इसी तरह प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v2। अच्छा, अब ये जो वेलोसिटीज़ हैं ये फार्मूला कहाँ लगना है, अब सवाल ये बच्चे पूछते हैं। देखो भाई, आपके पास इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के 4 केसेस हैं। वो जो केसेस हैं उनमें ये है कि जब मासेस सेम हो या एक मास बहुत बड़ा हो या एक मास बहुत छोटा हो। जब आपके पास इस तरह का केस अवेलेबल नहीं होगा, मिसाल के तौर पे कि जब आपके पास ना तो मासेस सेम हैं और ना ही मासेस के दरमियान इतना बड़ा डिफरेंस है कि आप जो है वो एक को इग्नोर कर सकें, तो फिर आपने रिलेटिव वेलोसिटीज निकालने के लिए ये आपने इक्वेशन इस्तेमाल करनी है, ठीक है। अब इससे रेलेवेंट आपकी असाइनमेंट क्या है कि आप एग्जाम्पल 3.4 और 3.5 को देखो और न्यूमेरिकल 3.7 को सॉल्व करो। ये आप ये 3 सवाल कर लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये जो इलास्टिक इनइलास्टिक कोलिजन है इसका कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं जी, हमारा जो अगला आर्टिकल है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये वो आर्टिकल है कि जो बच्चों को समझने में काफ़ी मुश्किल पेश आती है और बच्चे बार बार डिमांड करते हैं सर प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन समझा दें। तो बहुत ही तवज्जो और गौर के साथ इस टॉपिक को समझना है, मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है। और मेरी बातों को आपने सुनना है। अगर आप ये लेक्चर तवज्जो के साथ सुनोगे तो एंड में मैंने आपको 6 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं सॉल्व करने के लिए, वो 6 के 6 आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये लेक्चर तवज्जो के साथ नहीं सुनोगे, वर्ड बाय वर्ड नहीं आप जो है बात सुनोगे, तो आप उन 6 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर सकते। इम्पोर्टेंट बात यह है कि फ़िज़िक्स जो है वो गेम चेंजर होता है एंट्री टेस्ट के अंदर। फ़िज़िक्स ने ही दाखिला करवाना है और फ़िज़िक्स ने ही खुदा ना खास्ता आपका स्कोर डैमेज करना है। इसीलिए आपने फ़िज़िक्स पे ख़ास तवज्जो देनी है और ख़ास तौर पे आपने मेरी बातों को लाजमी जो है अपने दिमाग में बिठाना है और जो मैं आपको टास्क दूंगा आपने उन टास्क को लाजमी करना है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर मेरी तरफ से कोई गारंटी नहीं है कि आपको फ़िज़िक्स आएगी या नहीं आएगी। आपने सारे टास्क प्रॉपर करने हैं और जो भी मैं आपको टास्क दूंगा आपने मुझे वो सेंड करना है थ्रू, आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दें,
थ्रू आप मुझे फेसबुक सेंड कर दें, थ्रू आप मुझे ईमेल कर दें, व्हाट्सएवर कोई भी सोर्स है, आपने मेरे साथ इन कांटेक्ट लाजमी रहना है ताकि मैं आपकी गलतियों को ठीक कर सकूं। अगर आप मुझे काम करके नहीं दिखाएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको फिज़िक्स समझ आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, फिज़िक्स गेम चेंजर सब्जेक्ट है। अब देखें, हम बात शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये 2 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है जी। अगली बात अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन किसकी वजह से है? ग्रेविटी की वजह से। तो ये बुक की ही डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, इसको आपने समझना है। अब सवाल ये है, क्या प्रोजेक्टाइल 3 डायमेंशनल हो सकता है? हो सकता है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को इधर से इधर मूव करवाओ और इधर और यहाँ से यहाँ जो है वो क्या हो, वो एयर चल पड़े। मिसाल के तौर पर इस मार्कर को मैं फेंकता हूँ इधर से इधर, और इस डायरेक्शन में जो है वो हवा जो है वो आ जाए, तो ये क्या करेगी, ये इसकी मोशन को ऐसे टिल्ट कर देगी। तो हम कह सकते हैं कि ये 3 डायमेंशनल हो सकता है, ये केस डिपेंडेंट है। ठीक है। अब जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, हमने कहा 2 डायमेंशनल है। अब इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये दोनों जो हैं वो क्या हैं, ये इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन में हम इनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब ये देखें जनाब, अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है? अगली इंपॉर्टेंट बात है जी ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है? पैराबोला। अब पैराबोला क्या होता है? ये सेमी सर्कल शेप। ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन आती है बच्चों को, वो ये आती है कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है समटाइम दिया होता है, समटाइम नहीं दिया होता, तो बच्चे इसको मिक्सअप कर देते हैं। तो आपने इसको आसान तरीन समझना है 2 केसेस बना के। एक वो कि जब आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं दिया होगा, और दूसरा वो जब आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया होगा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का मतलब ये है कि प्रोजेक्टाइल किसी एंगल पे मूव करवाया है। ठीक है। अब ये देखें, सबसे पहले मैं इसको डील करूँगा कि जब आपको एंगल ना दिया हो। तो ये देखें, ये जी मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल है, एक बॉडी है जिसको मैंने हॉरिजॉन्टली किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका है। अब मेरा आपसे सवाल ये ज़रा देखिएगा, ये एक मार्कर है, इसको मैं सीधा फेंकूंगा इस डायरेक्शन, तो क्या ये मार्कर सीधी ही मूव करेगी सारी उम्र? तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं। क्यों? आप कहेंगे जी ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड मूव करवाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ से एक बात और समझ आएगी कि ग्रेविटी कभी भी चीज़ों को साइड वाइज मूव नहीं करवाती, ग्रेविटी चीज़ों को डाउनवर्ड मूव करवाती है। तो ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करेगा, और आप देख सकते हैं कि इसके पास 2 कंपोनेंट हैं वेलोसिटी के, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 एक्सिस इन्वॉल्व हो गए, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ठीक है। अब ये बॉडी एक कर्व्ड पाथ लेके इस तरह से जो है ये ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करेगी। अब हमने कहा जी कि हमें तो चाहिए कि इसने कितना वर्टिकल और कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए सिंपल वी एक्स मल्टीप्लाई बाई टी, वेलोसिटी इनटू टाइम आप कर दें। यहाँ पर एक्स कंपोनेंट इसलिए लिया क्योंकि आप डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल ले रहे हो। अब ये जो फार्मूला है ये इंपॉर्टेंट है, y इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर। अब ये कहाँ से आता है? ये दर हकीकत आता है जी सेकंड इक्वेशन से। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने इनिशियल वेलोसिटी जब 0 ली, तब आपके पास जो है ये फार्मूला बन गया। ठीक है। अब ध्यान से बात सुनिएगा। अब बात ये है कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट रिमेन सेम फॉर फ्रीली फॉलिंग एंड प्रोजेक्टेड बॉडी। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक बॉडी को फ्री फॉल करवाओगे या इसी हाइट से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करोगे तो उसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगी। ये बात कहाँ लिखी है? ये बात बुक में साइड इन्फॉर्मेशन पेज नंबर 67 पे लिखी है। बुक खोलो, इस वीडियो को पॉज करो, बुक खोलो, वहाँ से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने एक ऐसा मैकेनिज्म से आपने 2 बॉल्स को ड्रॉप किया है, जो एक तो फ्री फॉल हो रही है जबकि दूसरी प्रोजेक्ट हो रही है, तो दोनों की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगी। उसके नीचे लिख लो कि दोनों की हॉरिजॉन्टल जो है आपके पास डिस्प्लेसमेंट वो सेम नहीं रहेगी। ठीक है। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आ गया। तो ये फार्मूले आपको आने चाहिए। अब इसके बाद हम चलते हैं कि जब आपके पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा, ये देखें अब यहाँ पर एंगल बन रहा है और ये किसी इनिशियल वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्टाइल को क्या किया है? मूव करवाया। 3 पॉइंट बड़े अहम हैं। कौन कौन सा? P पॉइंट, Q पॉइंट एंड R पॉइंट। यहाँ भी आप देख सकते हो कि हमारे पास वेलोसिटी के क्या हैं? डिफरेंट कंपोनेंट्स बने हुए हैं। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है। अब पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है
कि हॉरिजॉन्टली बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगती ही नहीं, यही वजह है कि हॉरिजॉन्टल कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगी और बॉडी की जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वही उसकी फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की इक्वल होगी और इसका फार्मूला होता है VI cos थीटा, जो कि थ्रू आउट कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब ये बात मैंने मेंशन भी की है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, उसकी वजह बता दी है कि बॉडी के ऊपर हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, जबकि वर्टिकली उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट करती है। यही वजह है कि उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम नहीं रहता, वो चेंज होता है। ठीक है, अब ये आ गया जी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, आप देख सकते हैं VFy = VI sin थीटा माइनस GT। अब ये जो मैंने नेक्स्ट जो है इक्वेशन लिखी है, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है और ये आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ये इक्वेशन क्या शो कर रही है कि वेलोसिटी एट प्रोजेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ लैंडिंग, तो प्रोजेक्शन पॉइंट पर और लैंडिंग पॉइंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है मैक्सिमम। ठीक है, और उसका फार्मूला ये आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पे जब बॉडी पहुंचती है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाता है। ये MCQ है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन ये है कि बच्चा कहता है जी कि वर्टिकल हाइट पर जाकर ऑल टुगेदर वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो ये बात गलत है। वहाँ पर सिर्फ एक कंपोनेंट 0 होता है, वो है VFy। तो यही वजह है कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मिनिमम होगा, ये 0 नहीं होगा। तो फिर 0 कब होता है? 0 तब होता है कि जब आप एक बॉडी को बिल्कुल सीधा नीचे से ऊपर फेंकें, तो यहाँ जाकर वेलोसिटी ऑल टुगेदर 0 होती है। इस केस में ऑल टुगेदर 0 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है ना। यही चीज़ चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ी थी कि अगर एक कंपोनेंट 0 हो जाए तो क्या रिजल्टेंट 0 होता है? तो हम कहते थे नहीं, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ भी यही है कि एक कंपोनेंट 0 हुआ है, दूसरा मौजूद है। यही वजह है कि वेलोसिटी मिनिमम होगी, सारी की सारी 0 नहीं होगी। तो ये आपके सामने है। अगर आपको सवाल आ जाए कि जी मैक्सिमम आप जो है आप मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी की वैल्यू निकालें, तो आपने इस फार्मूले से निकालनी है। साथ आपको एंगल दिया होगा और वेलोसिटी भी दी होगी, तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं आगे। आपके पास क्या है जी? आपके पास x कंपोनेंट आ गया, वेलोसिटी का y आ गया, मैग्नीट्यूड वगैरह आ गया। ठीक है, अब ये है जी हमारे पास डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए आप पता है tan इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो मैंने लिखे हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको समझना है। पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है? पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला है यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। मिसाल के तौर पे सवाल आता है जी कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने प्रोजेक्ट किया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। तो आप ये बताएं कि 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो उसके लिए आपने फार्मूला ये यूज़ करना है। अब देखें यहाँ पर एंगल इन्वॉल्व नहीं है इस सवाल के अंदर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इन्वॉल्व नहीं है। तो जब एंगल इन्वॉल्व नहीं होगा तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। अब ये आपके सामने आप देख सकते हैं कि ये एक प्रोजेक्टाइल है। मैं आपसे कहता हूं कि ये ज़मीन से किस वेलोसिटी से टकराएगा, तो इसका शॉर्टकट फार्मूला ये है v² + 2gh होल अंडर रूट। और ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं 3.11 न्यूमेरिकल के अंदर। ये मैं आपको भी बता रहा हूँ। ठीक है, आप वहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर 100% ठीक आएगा। अच्छा, उसके बाद ये थर्ड हमारे पास क्या है? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, v = VI cos थीटा। आपको सवाल आएगा जी कि बिलफर्जी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और आपके पास जो थीटा है बिलफर्ज वो 60 डिग्री है। तो आप बताएं जी कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होगी? तो अब आप देखें जी, पुट करें वैल्यू, तो ये आ जाएगा 10 cos of 60। cos of 60 होता है 1/2, तो आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट पर जाकर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है जब एंगल गिवन होगा, ये जो हमने फार्मूले डिस्कस किए थे अभी आपके पास 3 फार्मूले, ये 2 फार्मूले रिजल्टेंट वेलोसिटी के, इसमें एंगल नहीं था। लेकिन अगर एंगल इन्वॉल्व हो जाए फिर क्या होगा? अब अगर एंगल इन्वॉल्व हो गया तो पहला सवाल क्या आ सकता है? पहला सवाल आ सकता है रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। और स्पेशल केस क्या है कि एंगल हो जी एक्स एक्सिस के साथ, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे VR रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू v² + g² t² माइनस 2vgt sin थीटा होल अंडर रूट। ये फार्मूला कब? वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t व्हेन एंगल इज गिवन। ठीक है, एंगल भी यहाँ दिया होगा और यहाँ पर आपको
वेलोसिटी की वैल्यू भी दी होगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जी, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जब एंगल हो y एक्सिस के साथ, तो एंगल y के साथ होगा तो भाई सिंपल, यहाँ पे साइन था ऊपर तो यहाँ पे कॉस हो जाएगा, तो वी आर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर माइनस 2 VGT कॉस थीटा। तो ये बात समझें यहाँ पे कि अगर यहाँ पर एंगल x के साथ है तो यहाँ पे साइन आएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी के अंदर, ठीक है, और अगर यहाँ पे एंगल जो है वो y के साथ है तो यहाँ पे कॉस आएगा। तो ये आपने इससे परेशान नहीं होना, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो अलग चीज़ है, इसकी डेरिवेशन अलग है, तो आपको डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना। अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैं अभी समझाया है, अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि अगर बिलफर्स एंगल y एक्सिस के साथ थीटा है तो x एक्सिस के साथ जो एंगल होगा वो होगा 90 माइनस थीटा। इसी तरह बिलफर्स अगर x एक्सिस के साथ एंगल थीटा है तो y एक्सिस के साथ एंगल होगा 90 माइनस थीटा। ये कंसेप्ट याद रखिएगा, ये कंसेप्ट आगे टास्क में इस्तेमाल होना है, ठीक है। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं, उसको भी ज़रा देखिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं जी आगे, देखें जी, अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले है जी हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसका फार्मूला याद रखना है वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g, ठीक है जी आपके पास। उसके बाद जी टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका फार्मूला होता है 2vi साइन थीटा ओवर g। अब ये है इंपॉर्टेंट फार्मूला, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो आपने टाइम ऑफ फ्लाइट को 2 पे डिवाइड कर देना है, तो ये आ गया जी आपके पास टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। इसको हम टाइम ऑफ एसेंट भी बोलते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट भी बोलते हैं, मतलब ये आपके पास जो है ये टाइम जो है, ये देखिए ज़रा, इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो ये आपके पास ये देखिए, ये टाइम यहाँ तक जाने का, यही टाइम नीचे आने का, तो टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट आप इसे कह सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है जी रेंज का फार्मूला। तो रेंज किसके इक्वल होती है, वी आई स्क्वेयर ओवर जी साइन 2 थीटा, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले भाईजान आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं, हाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट का और रेंज का, और दरमियान में आ गया टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। अब शॉर्टकट्स पे आ जाओ। पहला इंपॉर्टेंट जो शॉर्टकट है भाई वो है हमारे पास रिलेशन बिटवीन हाइट एंड टाइम। तो ये आपके पास इक्वेशन है h इज इक्वल टू जी टी स्क्वेयर ओवर 8, ये आप शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये कहाँ से आया, कैसे आया, इस पर खपने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ शॉर्टकट इस्तेमाल करना है, आपसे किसी ने डेरिवेशन नहीं पूछी, इसलिए डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर डिराइव करना चाहो तो हाइट और उसका टाइम का फार्मूला जो है वो पुट करके देख लेना, सही है। इसी तरह रिलेशन बिटवीन हाइट एंड रेंज, तो हाइट एंड रेंज का फार्मूला होता है जी r इज इक्वल टू 4h, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बिलफर्ज अगर रेंज दी जाए और आपसे हाइट पूछी जाए तो आप इस शॉर्टकट को इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह भाईजान अब आप जरा अपनी असाइनमेंट सुन लें। असाइनमेंट ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन से रेलेवेंट आपने एग्जाम्पल 3.7, 3.8 को देखना है। इसी तरह ये जो एंड वाले 6 न्यूमेरिकल हैं आपकी बुक के, इन 6 के 6 न्यूमेरिकल को आपने सॉल्व करना है बैठ के, तो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन इंशाल्लाह जो है मोर देन 90% कवर हो जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें होंगी ट्रिकी, वो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये देखें अब थिंग्स टू रिमेंबर, थिंग्स टू रिमेंबर में आपने क्या याद रखना है। अब यहाँ से बेटा क्वेश्चन डोमेन शुरू हो रही है, अगर आप ध्यान से मेरी बात सुन रही है। क्वेश्चन डोमेन क्या है, हाइट के फार्मूले वो देखो, हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ से मैं पहला एमसीक्यूज बनाता हूँ। मैं कहता हूँ जी कि अगर मैं वेलोसिटी n टाइम्स इंक्रीज करता हूँ, n कोई डिजिट है, वेलोसिटी n टाइम्स इंक्रीज करता हूँ तो हाइट कितने टाइम्स इंक्रीज होगी, तो आपने कहना जी n स्क्वायर टाइम्स, क्योंकि वो उसका स्क्वायर है। मैं इसी तरह मैं कहता हूँ जी हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो वो कौन सा एंगल है कि जिस एंगल पर हाइट मैक्सिमम आएगी, तो हम बोलते हैं जी 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद आ जाए जी आप टाइम पे, टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, वी आई पे, इनिशियल वेलोसिटी पे। अगर इनिशियल वेलोसिटी n टाइम बढ़ेगी तो टाइम भी n टाइम बढ़ेगा। टाइम मैक्सिमम किस एंगल पे होगा, टाइम मैक्सिमम होगा जी 90 डिग्री के ऊपर। रेंज आ रही है जी, रेंज किस पे डिपेंड कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर पे। इनिशियल वेलोसिटी अगर n टाइम्स बढ़ेगी तो रेंज n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगी। इसी तरह जी रेंज डिपेंड कर रही है साइन 2 थीटा पे। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो रेंज मैक्सिमम आती है वो किस एंगल पे आती है, 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि 45 रखेंगे तो ये बन जाएगा साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, ओके। इसके बाद जी ये आपका एक्सरसाइज का जो है वो न्यूमेरिकल भी है, और ये आपको पता है कि अगर एंगल होगा 76 डिग्री तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ये जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो आप इस चीज़ को प्रूव भी करोगे। उसके बाद
वो दो एंगल्स के जिनका सम होता है 90 डिग्री। मिसाल के तौर पे 10 डिग्री 80 डिग्री, 20 डिग्री 70 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री 60 डिग्री, 40 डिग्री 50 डिग्री, ये वो एंगल्स हैं जिनका सम 90, इनको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो वो एंगल्स जिनका सम 90 के इक्वल होगा उनकी रेंज भी क्या होगी, इक्वल होगी। इसी तरह अगर एंगल 45 से ज़्यादा है तो प्रोजेक्टाइल हाइट ज़्यादा अटेन करेगा लेकिन उसकी रेंज कम होगी। इसी तरह अगर आपके पास एंगल 45 से कम है तो हाइट भी कम अटेन करेगा, रेंज भी कम अटेन करेगा। उसके बाद जी दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये वैरायटी है, ठीक है, ये बुक में नहीं है लेकिन ये हम एंटी टेस्ट के अंदर पढ़ाते हैं। इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। अब यहाँ पर आपने वेलोसिटी का x कंपोनेंट लेना है। सवाल ये है कि x ही क्यों, y क्यों नहीं, क्योंकि थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज। यही वजह है कि आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आप वेलोसिटी का x कंपोनेंट लोगे तो ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mvi² cos² थीटा। अब इस फार्मूले से जी आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह जी मोमेंटम इन प्रोजेक्टाइल मोशन, मोमेंटम क्या होता है, p इज इक्वल टू mv। यहाँ भी आप वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट इस्तेमाल करेंगे, x कंपोनेंट, तो ये फार्मूला बन जाएगा p इज इक्वल टू mvi cos थीटा। एंगल चेंज करेंगे तो मोमेंटम की वैल्यूज चेंज होती जाएंगी, ठीक है। अब जनाब यहाँ पे लेक्चर हो गया है ख़त्म। अब आ गया है आपके ऊपर काम, मेरा काम वहाँ पे एंड हो गया सारा, ठीक है। अब आपका काम शुरू हो गया। अब मैं सवाल पढ़ूंगा, ठीक है, आप एक दफ़ा उनको देखो और आपने इनको सॉल्व करके वही काम करना है, मुझे व्हाट्सएप पे आपने सेंड करना है। आप मुझे पर्सनली सेंड करें ताकि मुझे पता चले, अपना नाम लिख के पेज के ऊपर कि जी आप स्टूडेंट हैं, साथ ऊपर अपना नंबर भी लिखिएगा कि आपके फर्स्ट ईयर में मार्क्स कितने हैं, ठीक है। अगर आप रिपीटर हैं तो अपने नंबर लिख दीजिएगा। ये सवाल है जी, पहला सवाल क्या है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वर्टिकल। ये देखो इनिशियल वेलोसिटी दे दी, एंगल दे दिया कितना 30, और ये इंपॉर्टेंट बात दे दी कि एंगल किसके साथ है, विद वर्टिकल। समझ आई बात, ये मुझे बतानी नहीं चाहिए थी लेकिन मैंने बता दी कि चलो आप सवाल हल कर लोगे, ठीक है। अब क्या है, कहता जी आपने अब क्या मालूम करना है, आपने अब हाइट मालूम करनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करनी है एंड रेंज ऑफ मोशन या रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, एक ही बात। अब इस सवाल को करके आपका टाइम का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, हाइट का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, रेंज का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब आगे अगले सवाल की तरफ। कहता है जी अली एंगली थ्रोज अ बॉल फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 10 मीटर हाई। हाइट दे दी उसने आपको कितनी, 12 मीटर। एक अली ने बॉल फेंकी है। टू असलम विद एन इनिशियल हॉरिजॉन्टल स्पीड, क्या दे दिया, vix दे दिया, कितना दे दिया, 5 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास देखें हाइट है और आपके पास क्या है, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। तो क्या कहता है जी द स्पीड विद विच द बॉल टचेज द ग्राउंड, इट मीन्स यहाँ पर आपने रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो लेक्चर अगर आपने तवज्जो से सुना है तो आप इस सवाल को बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है। मैंने नहीं बताना कैसे होना है, ठीक है, या आप नहीं करने। उसके बाद आ जाए जी अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या कहता है, अ प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज फॉर 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। चलो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 2 सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि एक एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, एक एंगल वाई के साथ बन रहा है, ठीक है। ये चलो मैं आपको बता देता हूँ। और कहता है जी इफ T1 एंड T2 आर द टाइम ऑफ फ्लाइट्स, अगर T1 और T2 उनके टाइम ऑफ फ्लाइट्स हैं इन 2 केसेस, देन प्रोडक्ट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट इज प्रोपोर्शनल टू। तो आपने ये बताना है कि उन दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट का जो प्रोडक्ट है वो किसके प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे मैंने आपको जो है ऑप्शंस दे दी हैं, यहाँ मैंने ऑप्शंस नहीं दी थी, यहाँ मैंने दे दी हैं, ठीक है। तो इसको भी आपने अच्छी तरह से देखना है। यहाँ पे मेन कंसेप्ट क्या है, मेन कंसेप्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, उसका फॉर्मूला इस्तेमाल होना है, ठीक है जी। खुद करना है आपने, खुद करोगे तो भाई समझ लगेगी, खुद करोगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। उसके बाद जी अगला सवाल आ जाए, कहता जी 2 बॉडीज आर प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा, ठीक है जी। ये आपको उसने 2 एंगल दे दिए, एक एंगल दे दिया थीटा, एक दे दिया 90 माइनस थीटा। 2 हॉरिजॉन्टल विद सेम स्पीड, इसका मतलब ये है कि आपको उसने सेम स्पीड दे दी, ठीक है जी। कहता है देन फाइंड द फॉलोइंग। अब आपने क्या क्या मालूम करना है, रेशियो ऑफ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट, रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंजेस, रेशियो ऑफ मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके भी वंस अगेन
आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के, हॉरिजॉन्टल रेंज के एंड मैक्सिमम वर्टिकल हाइट्स के। उसके बाद आ जाए जी आपके पास लास्ट न्यूमेरिकल। लास्ट न्यूमेरिकल में ऑलरेडी आपको बता कर गया हूं कि आपने ये काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम वाले टॉपिक से करना है सॉल्व, ठीक है, ये मैंने हिंट दे दिया आपको। कहता है जी व्हाट फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम अ प्रोजेक्टाइल विल हैव इफ इट इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। कि अगर आप एक प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री के ऊपर क्या करते हैं, आप उसको फेंकते हैं, तो आपने ये बताना है कि उसके पास जो है कितना मोमेंटम और कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। इसको थोड़ा सा मैं आसान कर देता हूँ। एट एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल विल हैव एट मैक्सिमम हाइट कर लें, चलें थोड़ा सवाल आसान हो जाएगा। एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है जी, एट मैक्सिमम हाइट इफ इट इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। मतलब ये है कि ये भाईजान आपने ये एच मैक्सिमम है, ये जी आपके पास एंगल है 60 डिग्री, आपने इस पॉइंट पे मुझे काइनेटिक एनर्जी और इस पॉइंट पे आपने मुझे मोमेंटम क्या बताना है कि उसकी टोटल के साथ उसका कितना फ्रैक्शन यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था जी हमारा आज का लेक्चर। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बार बार सुनना है। अगर कोई मिसकंसेप्शन है, बाकी कोई चीज़ पूछनी हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू टेक्स्ट मी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।